वेलकम ऑल ऑफ यू। आज एक और नया टॉपिक जिसका नाम है बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर कि भाई केमिकल रिएक्शंस हम किसे कहते हैं, ठीक है, कि कौन से टर्म्स केमिकल रिएक्शन से ताल्लुक रखते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़कर आए, ठीक है। जिसमें आपने रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा और आपने केमिकल इक्वेशन को पढ़ा और कोफिशिएंट्स का मैंने आपको बताया और बताया भाई कैटलिस्ट का और रिएक्शन कंडीशंस का, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल करके आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एंड तक वीडियो देखना, जो थ्योरी लिख रहा हूं मैं आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो दो टाइप के रिएक्शन से बेटा, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपका जो चैप्टर है वो सारा रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है। आपका जो चैप्टर है वो सारा किसके ऊपर है? रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है। अभी जो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर वो सिर्फ इरिवर्सिबल को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इसका मतलब बता दूं। जैसे यहाँ पे आ रहा है इर का मतलब होता है नॉट, इर का मतलब होता है नॉट। तो ये होता है भाई नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन और ये होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो स्टार्ट करते हैं और दोनों चीजें आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ आएंगी। भाई देखो रिएक्शन क्या होते हैं। रिएक्शन आप सब लोगों को पता है कि बेटा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। भाई ये रिएक्टेंट आर एक और रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हुआ तो आपका बना रहा है क्या? प्रोडक्ट। ये आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट बनता है भाई वीक, प्रोडक्ट जो बना है वो अगर आपका बना है क्या? वीक प्रोडक्ट बना है। वीक बना है मतलब वो इजीली टूट जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपका वीक बनता है तो वो क्या होता है? टूट जाएगा किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर। मतलब वो रिएक्शन फिर से वो प्रोडक्ट बना देगा आपका रिएक्टेंट। पहले तो भाई रिएक्टेंट कंबाइन हुआ एंड प्रोडक्ट बनाया एंड वो प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो भाई पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर एंड वो प्रोडक्ट वीक बनता है, वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में टूट जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्टेंट का कन्वर्ट होना प्रोडक्ट के अंदर, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट का कन्वर्ट होना प्रोडक्ट के अंदर, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कोई आपसे बोले तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन आप बताना भाई वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो तो उसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या है आपका? बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं भाई? जिसमें आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट के अंदर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? प्रोडक्ट क्यों रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हुआ? क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? वीक बना है। मतलब जो स्टेबल ना हो, जिसे कहते हैं अनस्टेबल। वीक को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन, अब ध्यान से सुनना, वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम पे। तो बेटा एक ही टाइम पे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो रहा हो एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, उसमें बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वीक नहीं बनता, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। देखो कैसे? भाई आपका रिएक्टेंट कंबाइन हुआ, रिएक्टेंट कंबाइन होकर अगर प्रोडक्ट बना रहा है एंड जो प्रोडक्ट आपका बना है अगर वो प्रोडक्ट आपका बनता है स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है, या आप बोलो स्टेबल बनता है। स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। अगर प्रोडक्ट बेटा आपका स्टेबल बनता है यानी वो वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो टूटेगा नहीं रिएक्टेंट के अंदर। मतलब यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स होगा क्या? बैकवर्ड होगा क्या? बैकवर्ड नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम कहते हैं इरिवर्सिबल। ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन से लिखे हैं मैंने? इरिवर्सिबल। और ये जो मैंने लिखा है कौन सा लिखा है? रिवर्सिबल लिखा है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन देखो आप किसे कहते हैं। अब देखो आपको डिफरेंस में आपको बताऊं अगर थोड़ा बहुत, तो भाई रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन से? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
और इरिवर्सिबल में एक ही तरह का रिएक्शन होता है, कौन सा, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन को दो एरो के साथ शो करते हैं क्योंकि दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, और इरिवर्सिबल को एक एरो के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो देखो थ्योरी की तरफ आते हैं। यहां पे मैंने लिखा है भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन शो बाय सिंगल एरो, सिंगल का मतलब होता है वन, एक एरो के साथ शो करेंगे भाई इसको, क्योंकि रिएक्शन ही एक ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वन वे रिएक्शन, वन वे रिएक्शन भी कहते हैं। वे का मतलब होता है डायरेक्शन या तरीका, भाई एक ही तरह का रिएक्शन अगर हो तो उसे कहेंगे वन वे रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे रिवर्सिबल को, रिवर्सिबल को बेटा आप कहोगे टू वे रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। और इधर आप लिखोगे क्या, शो बाय डबल एरो, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम दो एरो के साथ शो करते हैं और इरिवर्सिबल को सिंगल एरो के साथ, ठीक है। अच्छा इरिवर्सिबल में आपका प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल, तो बेटा लिख दिया है प्रोडक्ट इज स्टेबल, क्लियर। अच्छा यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, और रिवर्सिबल के अंदर दोनों रिएक्शंस होते हैं भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। अच्छा एक और चीज, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, मतलब आपका रिएक्टेंट कंबाइन होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट फिर से टूट जाएगा रिएक्टेंट के अंदर, फिर से रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट, फिर से रिएक्टेंट, फिर से प्रोडक्ट टूट जाएगा रिएक्टेंट के अंदर, मतलब ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चलते रहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होते, कभी भी एंड नहीं हो सकते। एक बार अगर रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो थ्रू आउट लाइफ वो रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता भाई, इरिवर्सिबल रिएक्शन भाई आप जो भी रिएक्टेंट लेते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं भाई, आप जो भी रिएक्टेंट लोगे वो सारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड एक पर्टिकुलर टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो देखो पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा है मैंने, कंप्लीट इन अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक खास टाइम के अंदर ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं बेटा, कंप्लीट हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है भाई, दोस रिएक्शन इन विच ऑल ऑफ द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, भाई वो रिएक्शन जिसमें आपका सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए वो कौन से होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में तो ऐसा नहीं होता भाई, जैसे ही आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में वो फिर से रिएक्टेंट में टूट जाता है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही हो रहा है, देखो रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो 6 पॉइंट आपको समझ आए होंगे थ्योरी के। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको अलग से लिखवाऊंगा, जो सेकंड लेक्चर आएगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन पर ही होगा। अभी जो भी मैंने पॉइंट लिखवाए वो सारे किसके हैं बेटा, इरिवर्सिबल के, ठीक है। अब देखो थ्योरी तो हमें समझ आ गई कि भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब बात ये आती है, जैसे भाई ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखूं, एक रिएक्शन आपको दूं भाई CaCO3 और आपका बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दिया, एरो हटा दी, एरो मैंने नहीं लगाई, ठीक है। आपको कहा कि भाई ये आपका रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है। अब हमें बताएंगे रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। देखो अगर एरो लगी होती तो हम बता देते भाई, अगर एक एरो लगी होती, अगर एक एरो लगी होती ऐसे तो हम बताते कि भाई ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर दो एरो लगी होती तो हम कहते भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन एरो लगा ही नहीं, उसने आपको कहा कि भाई CaCO3 आपका रिएक्टेंट है एंड CaO कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोडक्ट है। अब बताओ कौन सा रिएक्शन, देखो ऐसे कैसे पता चलेगा। तो यही हमने पढ़ना है अभी कि भाई कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं एंड कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। अच्छा अब देखो, अब हम पढ़ने लगे हैं भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल, मतलब हमें कैसे पता चले कि भाई रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप ऑफ रिएक्शन जो दो है हमारे पास, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, ये किसकी बेसिस पर है, किसकी बुनियाद पे हमने दो टाइप्स बनाई, क्योंकि हमने बनाई है डायरेक्शन की बुनियाद पे। देखो आपको पता है कि भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होते हैं, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और रिवर्सिबल रिएक्शन दो डायरेक्शन में होते हैं,
ठीक है। तो ये डायरेक्शन की बेस पे ये दो टाइप्स हमने बनाए हैं, तो ये भी याद रखना, एमसीक्यूज पूछता है कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसकी बेसिस पे बने आखिर, ठीक है। तो ये किसकी बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक की इरिवर्सिबल रिएक्शन की एक ही डायरेक्शन होती है और रिवर्सिबल की दो डायरेक्शन होती है। खैर अब बात करते हैं भाई एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहली एग्जांपल है भाई इसकी कंबस्शन रिएक्शन। पहली एग्जांपल क्या है इसकी? कंबस्शन रिएक्शन। तो बेटा कंबस्शन का मतलब क्या होता है? कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज को बर्न करना, जलाना, ठीक है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? बर्न करना। तो कंबस्शन रिएक्शन को आप कहते हैं बर्निंग रिएक्शंस। कंबस्शन रिएक्शन सिंपल मैं आपको बताऊं तो कौन से रिएक्शंस बेटा? बर्निंग रिएक्शन, भाई जिसमें किसी चीज को जलाया जा रहा हो, ठीक है। एंड कोई भी चीज जलाते हैं हम तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते हैं। अब देखो किसी चीज को एक बार अगर आपने बर्न कर लिया, जला दिया, तो वो फिर से रिवर्स नहीं कर सकते उसको। जैसे भाई एक पेपर है, कॉपी का जो पेपर है, उसको मैं बोलूं भाई इसको जला दो। एक बार एक अगर पेपर को आपने जला दिया, मैं बोलूं भाई फिर से इसको पेपर बनाओ, क्या फिर से वो पेपर बन सकता है बेटा? नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो चीज बर्न हो गई ना। या जैसे भाई पेट्रोल होता है या फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, पेट्रोल हो गया या गैस हो गई, ठीक है, या कोयला हो गया, भाई एक बार अगर इसको आपने जला लिया, ये फिर से उसके अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। भाई पेट्रोल को एक बार जला दिया, वो फिर से पेट्रोल नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक बार किसी चीज को अगर आपने बर्न कर दिया, कंबस्ट कर दिया उसको, तो वो फिर से रिवर्स नहीं होता। तो जितने भी कंबस्शन रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो फिर से उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कंबस्शन रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे? बर्निंग रिएक्शन जो तो समझ आ गया। एंड किसकी प्रेजेंस में? भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो किस किस की कंबस्शन कर सकते हैं आप? भाई फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? देखो फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आ गया? फॉसिल फ्यूल के अंदर भाई आपका आ गया कोल, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये होते हैं फॉसिल फ्यूल। या भाई आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करो, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी कंबस्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि भाई जो पेपर है ना, पेपर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। पेपर जो आपका बनता है ना वो लकड़ी से बनता है, और लकड़ी के अंदर होता है सेल्यूलोस। आपने पढ़ा होगा भाई प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, सेल्यूलोस से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया क्या? सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। एंड सेल्यूलोस हमें किस में मिलता है? पेपर के अंदर। जो कॉपी के पेपर होते हैं वो लकड़ी से बनाते हैं एंड उसके अंदर सेल्यूलोज ही होता है, ठीक है। इसीलिए तो वो जल जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को बर्न कर लिया वो फिर से रिवर्स नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखो। अब भाई सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, सेकेंड रिएक्शन है भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अभी तक मेरे ख्याल से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं। क्या? एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं। एसिड कंबाइन होता है बेस के साथ एंड बना देता है बेटा साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर बना देते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपके एसिड एंड बेस हो एंड प्रोडक्ट आपके साल्ट एंड वाटर हो, वो रिएक्शन आपका क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। देखो कैसे भाई, एक एसिड लेते हैं, एक एसिड जो बिल्कुल कॉमन एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है एंड HCl एक एसिड है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, देखो सोडियम एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे, ये बन जाएगा आपका NaCl, और ये हाइड्रोजन एंड OH कंबाइन होंगे, ठीक। सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन होंगे तो बनेगा भाई NaCl। NaCl मीन साल्ट। सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट, जो घर में आप यूज करते हैं जो साल्ट, वो कौन सा होता है? NaCl ही होता है। एंड देखो OH एंड H जब कंबाइन होंगे तो वाटर बन जाएगा आपका। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। वाटर का फार्मूला H2O।
एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। देखो ये वाला जो रिएक्शन है बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया है। अब कहने का मकसद ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अगर ये रिएक्शन, देखो आप खुद कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होता तो घर के अंदर ही एसिड बेस बना रहे होते। देखो घर, आप सबके पास घर में साल्ट है, NaCl बहुत सस्ता मिलता है, और पानी तो वैसे ही घर में आ रहा है। तो अगर साल्ट एंड वाटर का रिएक्शन करवाते, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता, जो कि नहीं है, अगर ये रिवर्सिबल होता तो भाई साल्ट एंड वाटर को कंबाइन करते तो क्या बनता, आपका बनता एसिड एंड बेस, जो कि नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता बेटा तो एसिड एंड बेस तो घर में ही बना रहे होते आप, भाई साल्ट भी हमारे पास घर में और वाटर भी है, तो दोनों का रिएक्शन करवाते, एसिड बेस घर में बना रहे होते, कोई फैक्टरीज की जरूरत ही नहीं होती। ठीक, तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका कभी भी बैकवर्ड नहीं हो सकता, मतलब साल्ट एंड वाटर आप रिएक्शन फिर से एसिड बेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो दो रिएक्शन ये हो गए, इसको नोट करो। दो रिएक्शन और बताता हूं। अच्छा, तो एग्जांपल नंबर 3 है भाई हमारे पास रस्टिंग रिएक्शन। तो पहले से मैंने लिख लिया है सारा। अब देखो रस्टिंग किसे कहते हैं, तो बेटा रस्टिंग का मतलब होता है लोहे को जंग लगना। लोहे को जो जंग लग जाता है, आप सब लोगों को पता है। तो देखो जंग खुद ब खुद तो नहीं उतरता ना, एक बार जंग लग गया तो भाई जंग खुद ब खुद नहीं उतरता। इसका मतलब जो रस्टिंग रिएक्शन है वो फिर से रिवर्स नहीं होगा। एक बार लोहे को जंग लग गया तो जंग लग गया, वो फिर से रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखो रस्टिंग क्यों होती है, तो लोहे का पहले तो फार्मूला देख लो भाई। लोहे को हम कहते हैं आयरन, एंड आयरन का फार्मूला होता है Fe। तो आयरन को जंग जब लगता है जब बेटा आयरन एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन कहां से आई भाई, एयर से आई। एयर के अंदर भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन होते हैं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर भी चाहिए। तो बेटा मॉइस्चर का मतलब वाटर, तो एयर के अंदर मॉइस्चर पहले से ही प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर भी। ठीक है, तो जब आयरन और O2 का रिएक्शन होता है तो बेटा देखो पहले तो आयरन के अंदर कोई भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। अब इस कंपाउंड को आयरन नहीं कहेंगे, अब इस कंपाउंड का नाम है रस्ट। ठीक है, अच्छा देखो आयरन का कलर होता है ब्राउन कलर, एंड रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो आप सब लोगों को पता है जब आयरन को जंग लग जाता है तो जब आप देखते हो भाई इसके ऊपर डॉट हो जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं, एंड वो रेड कलर के नजर आते हैं आपको। ठीक है, तो मतलब आयरन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है रस्टिंग के बाद। पहले उसका कलर ब्राउन कलर था, पहले उसका फार्मूला Fe था, फिर रिएक्शन के बाद रस्टिंग के बाद भाई उसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन, एंड उसका फार्मूला Fe2O3 हो गया। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रस्टिंग। तो रस्टिंग एक बार हो गई आयरन की तो वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकती। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन आयरन comes in contact with oxygen of air in presence of moisture, moisture means water, is called rusting। अच्छा एक वर्ड होता है कोरोजन, क्या कोरोजन, ये भी याद रखना आप कि भाई कोरोजन और रस्टिंग में क्या फर्क है। कोरोजन हम कहते हैं जंग लगना, कोरोजन का सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं जंग लगना। तो भाई कोरोजन और रस्टिंग में आखिर क्या फर्क है, देखो कोरोजन और रस्टिंग में फर्क है, जो मेटल्स होते हैं मेटल्स को जंग लग जाता है, मेटल्स के जंग लगने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, अगर आयरन को जंग लगे, आयरन को जो जंग लगता है उसके लिए एक स्पेशल नाम है क्या, रस्टिंग। उसको कोरोजन भी कह सकते हैं भाई, इसको आप कोरोजन भी कह सकते हैं, कोरोजन रिएक्शन भी है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम क्या होगा, रस्टिंग होगा। तो मतलब रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए यूज होती है, बाकी मेटल अगर किसी को जंग लगता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कोरोजन का वर्ड यूज होगा। ठीक है, फिर ये तो हो गया रस्टिंग। अब लास्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो नाम से पता चल रहा है बेटा डीकंपोजिशन का मतलब किसी चीज का टूटना। ठीक है, अब देखो एक कंपाउंड था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप उसको हीट करके उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, भाई कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने हीट करके उसको ब्रेक किया है, अब ऐसे तो नहीं होगा ना फिर से कंबाइन होकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो एवापोरेट हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो भाई कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका सॉलिड, यहाँ पे लिख देता हूँ S, इस S का मतलब सॉलिड। एंड कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो बेटा जैसे ही आप इसको हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो दो प्रोडक्ट में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो एवापोरेट होगी, मतलब एरो अपवर्ड का मतलब वो एवापोरेट हो गई, भाई बाहर निकल गई। ठीक है, तो क्या फिर से कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, नहीं बन सकता।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं वो आपके रिवर्स नहीं होते, ठीक है, वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसी तरह से भाई वाटर को जब ब्रेक करेंगे तो भाई H2NO2 में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग। इक्वेशन को बैलेंस करनी है तो भाई यहाँ पे आप रख लो 2 और यहाँ पर रख लो 2, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से भाई आपके बुक में ये वाली एग्जांपल दी हुई है, NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको भाई हीट करते हैं आप तो ये टूट जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन 3 प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अच्छा देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन की पहचान क्या होगी? डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपका एक मॉलिक्यूल होगा जिसको आप हीट करेंगे या किसी चेंजेस की वजह से उसको तोड़ेंगे एंड वो दूसरे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को याद करने का सिंपल मेथड ये है कि भाई कोई भी ऐसा रिएक्शन देखो जिसमें रिएक्टेंट एक हो आपका एंड प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हो एंड उसमें हीट का यूज हुआ हो तो आप समझ जाओ वो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखो वही डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, अ सिंगल कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड, सिंगल का मतलब वन, एक कंपाउंड आपका टूट रहा है किसके अंदर? 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एक ही कंपाउंड था, यहाँ पर भी एक ही था, यहाँ पर भी एक ही था, तो भाई इसको तोड़ा तो भाई 2 में टूटा, ये भी 2 में टूटा है, 2 से ज्यादा में टूटा मतलब 3 में टूटा। बेटा ये सारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ आ गए होंगे। तो और भी बहुत सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन है भाई जिसमें कैटलिस्ट का यूज होता है, वो भी हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 4 तो एटलीस्ट आपको याद हो। वैसे ये बुक के अंदर नहीं है, ये एडिशनली मैंने आपको बताई है फर्स्ट ईयर के, हाँ फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर ये होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मैट्रिक की बुक में आपके नहीं है, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है। अल्लाह हाफिज।